अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीवीएस के बारे में। हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम एक प्रॉपर सेशन लेंगे मेडिसिन का। इसमें हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं आपके। लाइक एक टॉपिक जो है वो कभी आया ही नहीं है पेपर में, इतना अनइम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हम वो डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्लिनिकली, और एग्जाम्स में भी बार 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 वही आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सीवीएस में सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, और क्लिनिकली तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एमबीबीएस लेवल पर आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज को पिक करना आना चाहिए। बाकी तो इसकी जो डिफ़िकल्ट डिजीज़ेज हैं वो आपसे क्लिनिकली भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, और पेपर में तो वैसे ही पिक हो जाती है। लेकिन इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हम बेसिक से लेके चलेंगे इजी करके। आप ऐसा करें कि आपके पास अगर कोई पेन और पेपर है तो वो साथ रख लें। जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप उसको नोट करते जाएं, और इन द एंड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप एंड में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस से। सबसे पहले व्हाट आर इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस। अब पूरी दुनिया के अंदर एक जो है रूल होता है इकोनॉमी का, वो ये है कि देयर इज़ अ सप्लाई एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। पूरी दुनिया के इकोनॉमी में ये कॉन्सेप्ट चलाया जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में एक मैच हो, एक बैलेंस हो, तो आपकी इकोनॉमी अच्छी रहती है। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एक लेट्स सपोज एक तराजू की तरह का बनाया, जिसकी एक साइड पे सप्लाई है और एक साइड पे डिमांड है। इन दोनों के दरमियान बैलेंस होना चाहिए। अब सेम यही कॉन्सेप्ट जो है वो आप अप्लाई करें हार्ट के ऊपर। हमें पता है कि हार्ट या बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्लड का, ऑक्सीजन का मोहताज है, तो वो उसकी डिमांड है। सेम जो हमारा हार्ट है उसका काम है कि उसने ब्लड को पंप करना है टूवर्ड्स आवर बॉडी, पूरी बॉडी को उसने पंप करना है, ये उसका काम है। इस काम के लिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ये उसकी डिमांड है। अब जितनी उसकी डिमांड है नॉर्मली उतनी उसको ऑक्सीजन की सप्लाई आनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से कोई भी ऐसी रीज़न हो जिसकी वजह से इस सप्लाई और डिमांड के अंदर एक मिसमैच आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी रीज़न हुई जिसकी वजह से हार्ट की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई ठीक है लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो एक मिसमैच आ जाएगा, उससे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जनरेट होंगी। अगर डिमांड नॉर्मल है लेकिन सप्लाई कम हो गई पीछे से ब्लड की, तो भी एक मिसमैच आ जाएगा, तो उससे भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जनरेट होंगे। तो ये सारा कंसेप्ट समझाने का मतलब ये है, एंड में हम अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस। इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स which arise due to a mismatch between the oxygen supply and demand of myocardium। सिंपल ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, कोई सिंगल डिजीज़ नहीं है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, और उनका बेसिक क्या है पीछे, तो यही है कि डिमांड और सप्लाई के अंदर एक मिसमैच आ जाती है। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस। अब रिस्क फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज की, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे दो के अंदर। एक होंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक होंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होंगे जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल वो होंगे जिनको हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने शो किया हुआ है वो है रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये चारों जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये एथेरोस्क्लेरोसिस के हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एंड हाइपरलिपिडीमिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स का इस्कीमिक हार्ट डिजीज से क्या ताल्लुक है। तो उसकी रीज़न ये है कि आप ये एमसीक्यूज में बात आ सकती है कि द मोस्ट कॉमन काज, मतलब अगर कोई किसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो है तो 90 to 95% उसकी जो रीज़न होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज की। तो वो रिस्क फैक्टर्स जो एथेरोस्क्लेरोसिस करवाएंगे अल्टीमेटली वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज करवाएंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स सेम ही हैं।
ये चार हैं मॉडिफाइबल। लाइक डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को अगर हम कंट्रोल करें तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हाइपरटेंशन है, इसको अगर हम कंट्रोल करें मेडिसिन से, प्रिवेंशन से, तो इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। स्मोकिंग इज़ अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अगर एक बंदा स्मोकिंग नहीं करता तो ये रिस्क फैक्टर्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वही बात है कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। चौथा है हाइपरलिपिडीमिया, कि एक बंदा अगर अपनी डाइट अच्छी रखता है और स्टैटिन वगैरह यूज़ करता है तो लिपिड भी उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। ये चारों इसीलिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। देयर आर सम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एज एंड मेल जेंडर। अब एज को मैं किसी भी तरह कम नहीं कर सकता। विद द पैसेज ऑफ ये आवाज़ का इशू किसको आ रहा है? अच्छा, जिस आप ऐसा करें कि मुझे नाम बताएं अपना, जिसको आवाज़ का इशू आ रहा है वो थोड़ा सा बता दे। बाकियों को तो इशू नहीं आ रहा, बाकियों को तो ठीक आ रही है। ये मुझे किसी ने मैसेज किया है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। देखें बाकियों को आ रही है तो आप ऐसा करें कि अपना चेक करें, कोई आपका इशू ना हो पर्सनल नेट का, क्योंकि अगर मेरी तरफ से इशू होता तो फिर तो बाकियों को भी नहीं आनी चाहिए थी। एनीवे, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर किसी का कोई पोर्शन मिस भी हो गया तो वो उसको एंड में आपको मैं ये यूट्यूब पे डाल के लिंक शेयर कर दूंगा, तो उससे भी आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि देयर आर सम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एज वेल। फॉर एग्जांपल एज। अब जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज होता है। अब मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपनी एज तो नहीं कम कर सकता, इसलिए ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इसी तरह मेल जेंडर, मेल्स के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। उसकी रीज़न ये है कि मेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन नहीं होता, फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन होता है। और फीमेल के अंदर ये जो ईस्ट्रोजन है ये जो है उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस, ईस्ट्रोजन। अब नॉर्मली मीनोपॉज तक क्या होता है, नॉर्मली फीमेल को 50 तक जो है ना मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज के बाद जो है वो ईस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है, तो अब उसके बाद उसको भी उतना ही रिस्क होता है जितना कि मेल्स को होता है। मीनोपॉज से पहले पहले वाली एज तक मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में कम है। उसकी रीज़न ये है कि ईस्ट्रोजन काम कर रहा है। अब जब मीनोपॉज आ गया तो उसके बाद ईस्ट्रोजन ख़त्म हो गया, तो अब उसके अंदर भी वही मेल जितना रिस्क है जितना फीमेल वाला है। तो ये मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो गए। देन नेक्स्ट अगर हम चलें, इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ को हम डिवाइड करेंगे 3 ग्रुप्स के अंदर और फिर 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। ये बेहतर तरीका है कि हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड करें और फिर उनको 1 बाय 1 डिस्कस करें। उसमें सबसे पहला है हमारे पास स्टेबल एंजाइना, देन है प्रिंस मेटल एंजाइना एंड देन है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो इन तीनों ग्रुप्स को हम कलेक्टिवली इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेबल एंजाइना के बारे में। अब आपको सबसे पहले ये पता हो कि स्टेबल एंजाइना की रीज़न क्या है। अब ये नीचे जो लाइन लिखी हुई है आपने सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, एक स्टेबल एंजाइना अकर्स ड्यू टू फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। अब फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग को मैं थोड़ा सा समझा दूं कि आप ये मेरा पॉइंटर जो घूम रहा है ना इस पे ही फोकस रखिएगा साथ साथ। अब ये मैं लेफ्ट साइड पे ये आपको एक आर्टरी नज़र आ रही है, ये नॉर्मल आर्टरी है ये, और उसके अंदर ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है, यही उसी आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है, ये सेंटर में उसका ल्यूमन है। अब सेकंड में आप देखें कि एक प्लेग जो है वो डेवलप हो गया है। मैंने आगे एनिमेशन वीडियोस ऐड किए हैं, कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इसमें एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग डेवलप हुआ है, ये आप क्रॉस सेक्शनल व्यू में ऐसा नजर आ रहा है। अब उस प्लेग ने क्या किया है कि उस आर्टरी का ल्यूमन नैरो कर दिया है, जैसे आपको मेरा पॉइंटर जिस जगह नजर आ रहा है ये नैरो ल्यूमन हो गया है ऊपर वाले के मुकाबले में। आप देखें तो जब ल्यूमन नैरो हो गया है तो यहाँ पे देखें कि ब्लड फ्लो भी अब डिक्रीज हो जाएगा ना। आगे एक मोटा पाइप है उसमें से पानी जा रहा है, जब ही उसका आपने ल्यूमन नैरो कर दिया तो अब उसमें से पानी कम जाएगा ना आगे। तो वही कंसेप्ट आप अप्लाई करें, वही कंसेप्ट। शोर किसकी तरफ से आ रहा है, काइंडली आप माइक ऑफ कर लें।
अच्छा, वही कंसेप्ट आप यहाँ अप्लाई करें कि डिमांड एंड सप्लाई वाला। अब डिमांड आगे नॉर्मल थी, लेकिन एक फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक डेवलप होने की वजह से ल्यूमन नैरो हो और सप्लाई कम हो गई, तो एक मिसमैच आ गया ना। तो मिसमैच जब होगा तो कौन सी डिजीज डेवलप होंगी? इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस। तो ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ दूसरी आर्टरी में देखें, ये एक नैरो ये नॉर्मल आर्टरी है, उसके अंदर अभी प्लेक डेवलप हुआ है, तो उसके नतीजे में आगे ल्यूमन नैरो हुआ है, ब्लड फ्लो कम हुआ है और इस्कीमिक हार्ट डिजीज डेवलप हुई। अब यहाँ पर एक लफ्ज पे आप गौर करें, फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक सिंपल कहना काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है, क्योंकि आगे जो हम डिस्कस करेंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसकी रीज़न भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक होती है, लेकिन वो होता है रप्चर्ड प्लेक। ये है फिक्स्ड प्लेक। इससे मुराद ये है कि इसके ऊपर की जो कैप है, या आगे मैं आपको वीडियो शो करूँगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक एनिमेशन कि प्लेक के ऊपर एक कैप होती है। ये प्लेक जो यहाँ पे डेवलप हुआ होगा, ये स्टेबल रहेगा, ये रप्चर नहीं होता। लेकिन जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में होता है वो रप्चर होता है, और जब भी रप्चर होता है तो उसके ऊपर एक थ्रोम्बस बन जाता है और फिर वो पूरी तरह आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे एक फिक्स्ड प्लेक होती है, मतलब जितना ऑब्स्ट्रक्शन शुरू में है उतनी ही रहनी है, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इसलिए इसको कहते हैं ये फिक्स्ड प्लेक है, ये रप्चर नहीं करेगा। आगे रप्चर करने की वीडियो आएगी तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे नाउ क्लिनिकल फीचर्स। अब देखें यहाँ पे जो मैं आपको क्लिनिकल फीचर बताऊंगा, ये वो हैं जो आइडियल हैं, जो हमारी बुक्स के अंदर होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो पेशेंट्स हैं उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई, जो डिजीज़ हैं उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई, तो क्लिनिकल सेटिंग के अंदर आपको बाज़ औक़ात इन फीचर से डेविएट करके भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं फीचर्स के साथ ही आपके पास पेशेंट आए, लेकिन जो आपका पेपर है उसके अंदर इन्हीं यही फीचर दिए होंगे, इनसे हट के नहीं आएगा कोई। मेरे याद पड़ता है कि 4th ईयर में जब हमारी कार्डियोलॉजी वार्ड थी, तो एक पेशेंट से हिस्ट्री पता चला कि उसको चेस्ट पेन था ही नहीं, और उसको सिर्फ कंधों में दर्द था, दोनों में, और पता चला कि बाद में MI हुआ हुआ इसको। सेम इसी तरह हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया था कि मैंने एक प्रैक्टिस में ऐसा पेशेंट भी देखा जिसको नेक में पेन था, सिर्फ कोई चेस्ट पेन नहीं था। बाद में इवेल्युएशन कराई तो पता चला MI है। तो क्लिनिकली ये कहते हैं कि जो ट्रैगस है आपका, ये ENT में आपने पढ़ा होगा, कान वाला ये ट्रैगस, यहाँ से लेके अम्बिलिकस तक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो है MI वगैरह, इसका पेन इस पूरे एरिया में कहीं भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो अभी मैं फीचर बताऊंगा ये टिपिकल फीचर्स हैं जो आपके पेपर में आएंगे। वो है सबस्टर्नल चेस्ट पेन। जैसे कि ये सेंटर में आपकी स्टर्नम है जहाँ पे उसने हाथ रखा हुआ है, तो इस जगह पे आपको पेन होगा सेंटर के अंदर, ठीक है। सबस्टर्नल चेस्ट पेन होगा एंड 5 to 15 मिनट्स उसकी ड्यूरेशन होगी। हम डिस्कस करें स्टेबल एंजाइना, उसकी बात हो रही है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होंगे वो आगे देखेंगे। तो स्टेबल एंजाइना सबस्टर्नल चेस्ट पेन होगा 5 to 15 मिनट्स ड्यूरेशन का, दैट्स इट। उसके बाद एग्रावेटेड बाय एक्सर्शन। अब इसकी रीजन क्या है कि जब भी हम कोई एक्सर्शन करेंगे तो ये पेन बढ़ जाता है। अब उसकी रीजन ये है कि जब भी हम लेट्स सपोज वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, हमारे मसल जो है वो काम करते हैं और उन मसल की डिमांड बढ़ती है, उनको ज़्यादा ब्लड चाहिए। अब अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मेरे लेग्स के मसल को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो हार्ट पे लोड पड़ता है कि वो उसको ज़्यादा ब्लड पंप करे टुवर्ड्स द मसल्स ऑफ द लेग। हार्ट पे लोड पड़ेगा जब भी आप एक्सर्शन करेंगे। लेक्चर किस टाइम पे ख़त्म होगा, तो रफली कोई 1.5 घंटे की वीडियो होगी। उसके बाद उसमें जितना कवर हो गया बाकी पोर्शन हम फिर कल कर लेंगे, 1.5 से 2 घंटे तक। अच्छा, एक्सर्शन करेंगे तो हार्ट पे लोड पड़ेगा, और जब लोड पड़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है, एक पेशेंट है जिसकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, उसकी सप्लाई पहले ही कम जा रही है हार्ट को। अब आगे से आपने उसकी डिमांड और बढ़ा दी एक्सर्शन करके, तो मिसमैच जो था वो मजीद बढ़ गया। तो इसलिए ऐसा पेन एक्सर्शन पे बढ़ता है एंड इट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रेट। जाहिर सी बात है, जब आप रेस्ट करेंगे तो अब हार्ट पे कम लोड पड़ेगा ना, तो जब लोड कम होगा हार्ट के ऊपर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड जब कम होगी तो जो सप्लाई आ रही है उसमें और डिमांड में मिसमैच जो पहले ज़्यादा था अब वो कम हो गया, क्योंकि हार्ट पे लोड कम हो गया।
इसलिए ये रेस्ट पे रिलीव हो जाएगा। एंड नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा आगे जब इसकी मैनेजमेंट करेंगे। तो वो बेसिकली नाइट्रेट्स के जरिए भी हार्ट पे लोड कम होता है, और जब लोड कम होगा डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो मिसमैच कम होगा और एज अ रिजल्ट पेन रिलीव हो जाएगा। ऐसा पेन जो है ये रेडिएट कर सकता है टुवर्ड्स द नेक, यहाँ पे लोअर जॉ के अंदर, और ये मोस्टली लेफ्ट आर्म के अंदर रेडिएट करता है। सबस्टर्नल चेस्ट पेन होता है डिफ्यूज नेचर का, 5 to 15 मिनट्स ड्यूरेशन, एग्रेवेटेड एक्सर्शन, रिलीव बाय रेस्ट, एंड इट विल रेडिएट टू द नेक, लोअर जॉ एंड आर्म। अब एक पेशेंट है वो ये कंप्लेन लेकर आपके पास आता है कि आप लेट्स सपोज ओपीडी के अंदर बैठे हैं, हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आप जो है कार्डियोलॉजी ओपीडी के अंदर बैठे हैं और आपके पास एक पेशेंट आया है और वो आपको ये फीचर बताता है, मुझे चेस्ट पेन होता है, ऐसे 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 होता है। अब एक बात आपको बता दूं कि जो स्टेबल एंजाइना है ना, ये इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है, एक फिक्स्ड लेग है जिसको पेन होता है, रिलीव होता रहता है, तो ये लंबे अरसे तक पेशेंट ऐसे ही फिर रहे होते हैं। तो ये आपका पेशेंट जो आता है ना, ये आता है ओपीडी के अंदर, ये स्टेबल पेशेंट होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है, शॉक वाली कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन में नहीं आता, स्टेबल पेशेंट होता है। आप ओपीडी में बैठे हैं, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसकी हिस्ट्री ली और आपको वहां से पता चला कि यार हो ना हो ये स्टेबल एंजाइना की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करवाएंगे? आप फर्स्ट स्टेप उसका करवाएंगे ईसीजी। ये अक्सर आप लोगों ने देखी होगी कि हमारे पास 12 लीड ईसीजी होती है, ठीक है। ईसीजी डिटेल से डिस्कस करनी है तो उसके लिए बिल्कुल अलग सेशन लगेगा, राइट नो हमारा कंसर्न उससे नहीं है। सबसे पहले आपने कराना है ईसीजी। अब उसका मैं आपको एक रूल बताऊं कि ईसीजी के अंदर आपको चेंजेस तभी मिलेगी जब उसके अंदर उस टाइम इस्कीमिया हो रहा हो, ठीक है। अगर उस टाइम उसके अंदर ईसीजी के अंदर इस्कीमिया नहीं हो रहा तो आपको वहां पे चेंजेस नहीं मिलेंगे। अब लेट्स सपोज ये पेन जो है ये होता ही 5 to 15 मिनट्स ड्यूरेशन तक के लिए है, स्टेबल एंजाइना वाला। उस दौरान अगर आप ईसीजी करें, उस दौरान आपको चेंजेस मिल जाएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है जब आपके पास पेशेंट आएगा ओपीडी में, कभी उसको हो सकता है उसी टाइम पेन हो रहा हो सकता है उस टाइम पेन ना हो रहा हो, वो आके मुझे कहे कि कल शाम को मुझे पेन हुआ था तो मैंने सोचा कि सुबह जाके चेक करा लेता हूँ। सुबह आया, बिल्कुल ठीक है, उस टाइम उसको एंजाइना नहीं हो रहा, तो उस टाइम अगर मैं इसको करूँगा, ईसीजी करूँगा, तो उस टाइम जो मुझे चेंजेस मिलेंगी वो बिल्कुल उसमें उस टाइम कोई चेंजेस नहीं मिलेंगी। अगर वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है उस टाइम बिल्कुल नॉर्मल होगा। इसीलिए स्टेबल एंजाइना के अंदर मोस्टली जो ईसीजी मिलती है, रेस्टिंग ईसीजी, वो नॉर्मल होती है। पहले स्टेप पे आपने हिस्ट्री ली, ईसीजी कराई, वो नॉर्मल मिली। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? देखें, जब भी इस्कीमिया होता है तभी चेंजेस आती हैं। अब उस टाइम इस्कीमिया नहीं था, चेंजेस नहीं आई, तो अगर हमने डायग्नोज करना है स्टेबल एंजाइना तो हम अपनी तरफ से उसके अंदर इस्कीमिया इंड्यूस कराते हैं और फिर उस टाइम देखते हैं कि चेंजेस आई हैं या नहीं आई। तो हम कराते हैं एक्सरसाइज ईसीजी, इसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता क्या है। कि ये आप देखें, एक पेशेंट है जो कि नीचे ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा है, उसकी चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ब्लड प्रेशर कफ लगी हुई है और एक वायर जो है मॉनिटर के साथ कनेक्टेड है जो कि ईसीजी रिकॉर्ड कर रही है। अब बेसिकली ट्रेडमिल पे जब हम भगाते हैं हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम एक्सर्शन करवाएं उसको। जब एक्सर्शन करवाएंगे तो हार्ट के ऊपर लोड इंक्रीज होगा, जब लोड इंक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्लेग की वजह से सप्लाई तो वैसे कम हुई है, तो एक मिसमैच जो है वो बढ़ेगा और इस्कीमिया इंड्यूस हो जाएगा। तो इस्कीमिया इंड्यूस हो जाएगा उस टाइम। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ईसीजी रिकॉर्ड करेंगे रेस्टिंग स्टेट में, मतलब अभी हमने ट्रेडमिल ऑन नहीं की, पहले ईसीजी रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद हमने ट्रेडमिल ऑन की और वो भागने शुरू हो गया, तो एक्सर्शन हो गया। तो दौरान ये रनिंग हम उसकी रिकॉर्ड कर लेंगे सेकंड ईसीजी, और फिर जो है हम जब ये ख़त्म करेंगे, ट्रेडमिल बंद करेंगे, तो उसके बाद हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 3 तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। शुरू में
दौरान रनिंग और फिर एंड में। इस तरह हम रिकॉर्ड करते रहते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई इस्कीमिया के साइंस तो नहीं आए। ठीक है, प्रिंसिपल हम आप याद रखें अपने जहन में कि प्रिंसिपल उसका वही है, हमने बेसिकली एक्सर्शन खुद से इंड्यूस करवाई है और हम देखेंगे कि इस दौरान चेंजेस आती हैं या नहीं आती। तो ईसीजी इज रिकॉर्डेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। नाउ वी विल लुक फॉर द साइंस ऑफ इस्कीमिया। आपको पता होना चाहिए कि ईसीजी पे व्हाट आर द साइंस ऑफ इस्कीमिया जो यहाँ पे मिलेंगे आपको स्टेबल एंजाइना के केस में। तो मोस्टली आपको मिलता है एसटी डिप्रेशन, रेयर है कि आपको एसटी एलिवेशन मिल जाए। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ईसीजी का कॉन्सेप्ट लीड्स का देता चलूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये जो हमारी है ना, ये है पी वेव और ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो है ये है पी आर सेगमेंट और ये है हमारी टी वेव। और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव के बीच में ये जो एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है सीधी, दिस इज एस टी सेगमेंट। इसके अंदर चेंजेस होती हैं, या ये एलिवेट हो जाता है या डिप्रेस हो जाता है। हमें कंपेयर करना है इसको इस लाइन के साथ। नॉर्मली ये पहली ईसीजी आप देखें नॉर्मल है, ये दोनों लाइन सेम लेवल पर है तो ये नॉर्मल है। अब सेकंड में आप देखें कि पी आर सेगमेंट इस लेवल पर है लेकिन एस टी सेगमेंट नीचे आ गया, ये एस टी डिप्रेशन हुई है। तो अगर हमने पहले हिस्ट्री लेने के बाद ईसीजी कराई नॉर्मल आई, उसके बाद हमने ये ट्रेडमिल पर भगाना शुरू किया और दौरान रनिंग हमने देखा कि ये चेंजेस आ गई, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन हो गई। तो इट मींस इसके अंदर इस्कीमिया हो गया हार्ट का, और अगर इस्कीमिया हो गया तो इट मींस इसको स्टेबल एंजाइना है। हमारी सस्पिशन जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो गई। और अगर एक पेशेंट को पॉजिटिव टेस्ट आ गया उसका, देन वी विल सेंड हिम फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्योंकि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट से हमें सिर्फ इतना पता चला कि इसके हार्ट के अंदर इस्कीमिया होता है। अब कौन सी वेसल ब्लॉकेज है, लाइक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्लॉकेज है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी की ब्लॉकेज है, या राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है, एग्जैक्टली ब्लॉकेज किस जगह पर है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे वो पता करना होता है। और फिर कितनी ब्लॉकेज है ये भी हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन से पता चल जाता है, जिसको आम अल्फाज में एंजियोग्राफी कहते हैं। और फिर हम उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि वेदर इसको एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए या इसका बाईपास होना चाहिए, उसकी बेस पे, कार्डियक कैथेटराइजेशन की बेस पे। तो आप सीक्वेंस याद रखें कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद रेस्टिंग ईसीजी है, नॉर्मल जो हम करते हैं वो यूजुअली नॉर्मल आती है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज ईसीजी। एक्सरसाइज ईसीजी का मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन इसमें हम एक काम ये करते हैं कि हम कोई टारगेट तो सेट करते हैं ना कि हमने एटलीस्ट पेशेंट को कितना भगाना है, या हम ऐसे भगाते ही रहेंगे। कोई टारगेट होना चाहिए ना कि यार मैंने इतनी देर इसको भगाना है, उस दौरान हमने देखना है। तो उसका है टारगेट सिंपल 220 माइनस एज, 220 माइनस एज, ये याद रखें। किसी भी पेशेंट का, किसी भी पर्सन का अगर आपने ये चेक करना है कि वो नॉर्मल कितना हार्ट रेट अचीव कर सकता है, तो ये उसका फॉर्मूला है कि आपने 220 में से उसकी एज माइनस कर देनी है। फॉर एग्जांपल मेरी एज है 25, तो मैं अगर 220 में से 25 माइनस करूँगा तो 195 बचेगा। तो मैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है, अगर मुझे एरिथमियाज हुए फिर तो मैं और ज़्यादा हार्ट रेट भी अचीव कर सकता हूँ, लाइक 300 तक चला जाता है लोगों का एरिथमियाज के केस में। एरिथमियाज की बात नहीं हो रही, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मैं अचीव कर सकता हूँ 195। अगर लेट्स सपोज मेरी एज 20 इयर्स है तो मैं अचीव कर सकता हूँ 200। अब हमने उसकी एज लेनी है, इस फॉर्मूले से हमने ये कैलकुलेट करना है कि वो कितना अचीव कर सकता है, और फिर हमने टारगेट सेट करना है 85% ऑफ द कैलकुलेटेड। मतलब अगर मेरा आया है 200 के मैं अपने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 200 अचीव कर सकता हूँ, तो मैं उसका 85% टारगेट सेट करूंगा, लाइक 170। हम टारगेट सेट करेंगे 170 और फिर पेशेंट को भगाना शुरू करेंगे कि एट लीस्ट जब 170 तक इसका हार्ट रेट चला जाए, भागते भागते टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है ना, जब 170 तक इसका हार्ट रेट चला जाए तब हम बंद कर देंगे मशीन। वो हमारा टारगेट होता है 85% ऑफ द कैलकुलेटेड। ये बात
सेकंड चीज ये है कि एसटी डिप्रेशन जो है ना वो 3 तरह का होता है। लेट्स सपोज मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, ये पी वेव, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और एक ये है इस तरह। अब ये डाउन स्लोपिंग है, ये डाउन स्लोपिंग एसटी एलिवेशन है, और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये अप स्लोपिंग है, ये वाला एक अप स्लोपिंग है, और ये वाला है लीनियर। 3 तरह का होता है, या तो अप स्लोपिंग होता है, या डाउन स्लोपिंग होता है, या लीनियर होता है। अब इसमें से जो 2 हैं वो सिग्निफिकेंट है और तीसरे वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। जो डाउन स्लोपिंग है, लाइक ये वाला जो पहला मैंने ड्रा किया था, ये वाला ये डाउन स्लोपिंग है, और ये लीनियर है नीचे वाला। ये दोनों जब आए तब हम कहेंगे कि ये इस्कीमिया का साइन है। अगर वो अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन है तब हम नहीं कहेंगे कि ये इस्कीमिया का साइन है। ये बात यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आपको एक छोटी सी वीडियो है, ये आप देख लें, आप क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। अब ये वीडियो आपने देखनी है। ये मॉनिटर पे वो देख रहा है इसी चीज, ये मॉनिटर लगा हुआ है, वहां पे वो चेंजेस देख रहा है। और ये पेशेंट इस तरह ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा होता है, ब्लड प्रेशर कफ लगी हुई है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और ये उसके अंदर देख रहा है मॉनिटर के ऊपर कोई चेंजेस तो नहीं आती इसको। सॉरी, यहाँ पे ये मॉनिटर के ऊपर देख रहा है कोई चेंजेस वही तो नहीं आती। जो मैंने आपको पीछे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है बिल्कुल वही है। लेकिन अब एक्सरसाइज ईसीजी आपने करनी है तो 2 उसके प्रीरेक्विजिट्स हैं। पहला ये कि पेशेंट ने भागना है ना, तो पेशेंट शुड बी एबल टू एक्सरसाइज। अगर एक पेशेंट है वो उसको पैरालिसिस हुई हुई है, वो चल फिर ही नहीं सकता, बेड पे पड़ा हुआ है, तो आप फिर एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कैसे करेंगे? उसकी प्रीरेक्विजिट है कि पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज करने के काबिल होना चाहिए। सेकंड है देयर शुड बी नो बेसलाइन ईसीजी एब्नॉर्मैलिटीज। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करने से पहले ईसीजी करते हैं, दौरान ईसीजी करते हैं, और एंड में भी ईसीजी करते हैं। तो जो पहले करते हैं ईसीजी रेस्टिंग, वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर उसके अंदर बेसलाइन एब्नॉर्मैलिटीज हैं कोई,